नमस्कार दोस्तों, जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। जैसी कि आशंका थी, पाकिस्तान में वही हो रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाय नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से मिलकर वहां के संविधान में किसी अनुच्छेद का लाभ लेकर विदेशी षड्यंत्र का बहाना बनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश के साथ नए चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया। विपक्ष ने इसे देशद्रोह कहा है और इमरान खान विपक्ष को देशद्रोही कह रहे हैं। अमेरिका के ऊपर उन्होंने सीधा आरोप पहले ही लगा दिया था। सेना भी सतर्क है। विपक्ष का कहना है कि इमरान खान देश में गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। इमरान के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं नवाज शरीफ, वो इंग्लैंड में है। अभी तक सेना का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है, किंतु जनरल बाजवा जो है इमरान खान को इस बात की चेतावनी दे चुके थे कि वे विपक्ष के खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा सेना को हस्तक्षेप करना होगा। इमरान खान ने लाखों समर्थकों को राजधानी में जुटने का निर्देश दिया था। उधर विपक्ष भी अपनी मोर्चेबंदी कर रहा है। नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और सुप्रीम कोर्ट वहां क्या करता है यह अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बात स्पष्ट हो गई, इमरान खान भले ही क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हों जीवन भर और जो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, किंतु उनमें खिलाड़ी भावना का अभाव है। अन्यथा वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते और एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरह की परंपराएं हैं, यदि वे सदन में अपना बहुमत साबित करने में सफल होते तो उनकी सरकार बनी रहती। अन्यथा वो सम्मानपूर्वक इस्तीफा देकर के विपक्ष में बैठते और इस तरह ये साबित करते कि जिस इंग्लैंड में जहां उनकी पढ़ाई हुई है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान में, और उनकी काफ़ी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजरी है, लेकिन किंतु उन्होंने वहाँ क्रिकेट जरूर सीखा हो, किंतु वहाँ का लोकतंत्र नहीं सीखा। वहाँ जरा सी बात पर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो कुछ भी किया उसमें अटपटा इसलिए नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण की बुनियाद जिस जहर पर टिकी हुई है उसमें हम इसी तरह के परिणामों की अपेक्षा करते रहे हैं और आगे भी करना पड़ेगी हमें, क्योंकि राजनीतिक प्रतिशोध और अपने विरोधी को पूरी तरह नष्ट कर देना, उसके प्राण ले देना, उसे फांसी पे चढ़ा देना, उसकी हत्या करवा देना, यह पाकिस्तान के निर्माण के कुछ समय बाद से ही शुरू हो गया था। ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी और राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी, खास करके जो पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में शोध करते हैं या अध्ययन करते हैं, उन्हें इस बात का पता करना चाहिए कि पाकिस्तान के निर्माण से अब तक वहां कितने राष्ट्राध्यक्ष, कितने प्रधानमंत्री या तो सेना द्वारा अपदस्थ कर दिए गए या विपक्षी सरकार द्वारा उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बेनजीर भुट्टो थी, उनकी बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का जो टोटल राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कहीं से भी लोकतंत्र की झलक नहीं मिलती और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, यह पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसमें जनता की इच्छा नहीं थी, अभी तो वो एक दुरभी संधि थी। अंग्रेजों का रचा एक षड्यंत्र था भारत को तोड़ने का, जिसमें हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी और एक मोहम्मद अली जिन्ना जैसा व्यक्ति, जिसे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था और जो अपने जीवन में जिसका रहन सहन पूरी तरह अंग्रेज था, लेकिन अंग्रेजों ने जिन्ना को मोहरा बनाया। जिन्ना ना शिया थे ना सुन्नी थे,
किंतु अंग्रेजों को भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कट्टर दिखे लेकिन कट्टर ना हो, अन्यथा वो अंग्रेजों के झांसे में नहीं आता। चूंकि जिन्ना का संपर्क भी इंग्लैंड से था, वे वहां पढ़े भी थे, काम भी करते रहे, और इससे जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो जिन्ना की वहां वही हैसियत थी जो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की थी। उन्हें आज भी वहां कायदे आजम कहा जाता है। चूंकि वो ज्यादा समय जीवित नहीं रहे, इसलिए आज भी वे सम्मानित हैं, अन्यथा उनका भी वही हश्र हुआ होता जो उनके बाद के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों का हुआ। आज इमरान खान जब पाकिस्तान की राजनीति में आए तो उनकी पहचान एक क्रिकेटर के रूप में थी। वे क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिसने पाकिस्तान को विश्व कप जिताया। और उसके बाद इमरान खान ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। जब उनकी मां की कैंसर से मृत्यु हुई तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया। उसके लिए काफी पैसा इकट्ठा भी किया और पैसा काफी उन्होंने अपनी तरफ से दान भी किया। उससे एक समाज सेवी के रूप में, एक मानव सेवी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाज में कायम हुई और धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में रुचि लेना शुरू की। और जब वे राजनीति में आए तो उन्होंने जिस तरह की बातें की उससे पाकिस्तान के लोगों को लगा, पढ़े लिखे लोगों को लगा कि इंग्लैंड में शिक्षित क्रिकेट का खिलाड़ी और कैंसर जैसे अस्पताल को बनाने में जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ऐसे व्यक्ति को यदि हम अपने देश की बागडोर सौंपते हैं तो निश्चित रूप से वो देश का कुछ भला कर सकेगा। शुरू में इमरान खान के जो तेवर थे उसी तरह के थे। उन्होंने फिजूल खर्ची रोकने की बात की, सरकारी धन पर जो ऐशो आराम नेताओं के, सत्ताधीशों के चलते थे उस पर विराम लगाया और कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ऐसा लगा कि वे पाकिस्तान को अब एक आधुनिक लोकतंत्र का स्वरूप देना चाहते हैं। किंतु धीरे धीरे जैसा हुआ, क्योंकि संसद में उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और उन्हें जो सत्ता मिली वो वहां के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के संरक्षण और सहायता से मिली। इसके कारण वो भी धीरे धीरे सेना के एक मोहरे बनते चले गए। और चूंकि वहां की सेना आतंकवाद को प्रश्रय देती रही है, विशेष रूप से भारत में आतंक फैलाने वाले लोगों का निर्यात करती रही है, इसलिए अंततः इमरान खान भी आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए, उनके दबाव में आ गए और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक पतन। इस तरह कि जब वो पद पर आए थे तो उन्होंने इस बात की इच्छा और उम्मीद जताई थी कि वे भारत के साथ अच्छे बेहतर संबंध बनाएंगे और ये उम्मीद भी की जाती थी कि उन जैसा एक सुशिक्षित आर्थिक सोच का व्यक्ति जिसमें कट्टरता कहीं झलकती नहीं थी, वे एक अंग्रेजी शैली की जिंदगी जीने वाले इंसान थे। किंतु उन्होंने धीरे धीरे वही स्वरूप अपना लिया जो पाकिस्तान की आम जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। आज भले उन्होंने संसद भंग करा दी हो और देश को नए चुनाव की ओर धकेल दिया हो, किंतु इससे पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो और बढ़ने का खतरा है और इस बात की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले कुछ दिनों में वहां का घटनाक्रम क्या मोड़ देता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने सेवा काल का 1 वर्ष बढ़वाने के बाद भी जनरल बाजवा के मन में कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोर मार रही होगी और उसके चलते वे वहां की संसद और वहां की चुनाव प्रक्रिया को ठप करके सत्ता हथिया दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में सेनाध्यक्षों द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके खुद सत्ता पर बैठने का पुराना इतिहास रहा है। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ, ये 4 नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की राजनीति को बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया है। और यह भी संयोग है कि इन सभी के कार्यकाल में भारत के साथ लड़ाइयां हुई। इसलिए भारत को इस बारे में सतर्क रहना होगा। यदि जनरल बाजवा सत्ता हथियाते हैं और पाकिस्तान में चुनाव टलते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उस पर विराम लग जाता है, तो फिर भारत के लिए आने वाले कुछ दिन जो है चिंता का सबब बन सकते हैं। अभी आज की स्थिति में चीन भी इस बात को बहुत बारीकी से देख रहा होगा कि पाकिस्तान का ये नया घटनाक्रम है ये क्या मोड़ देता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर भी बुरी तरह फंसा हुआ है। तो ये कहना जो नवाज शरीफ के भाई शाहबाज खान ने कहा है कि पाकिस्तान को इमरान खान गृह युद्ध की तरफ ढकेलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है या तो पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है,
सुप्रीम कोर्ट ने यदि इमरान खान के निर्णय को रद्द कर दिया तो फिर वहां मुझे लगता है कि सेना जो है वो अपनी भूमिका के साथ सामने आएगी और पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो सेना के चंगुल में फंस जाएगा। और उस स्थिति में भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जब वहाँ सेना सत्ता में आई है तब तब देश के ऊपर, भारत के ऊपर हमले हुए हैं। और इस समय पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी आंतरिक स्थिति जिस तरह से गड़बड़ है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए सेना यदि सत्ता संभालती है तो किसी न किसी तरह भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति भी बना सकती है। और ऐसा करने के लिए उसे चीन भी भड़काएगा, ये मानना गलत नहीं होगा। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल फिर एक नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।